Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer CDTM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज के मेरा सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर सरफेस ऑर्नामेंटेशन 2, सब्जेक्ट कोड CD 204, प्रैक्टिकल, यूनिट नंबर 1, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, पार्ट 2, and today we're going to study about the tools, the equipment, material, motifs and pattern. पिछली वाले हमारा जो वीडियो था, ई लेक्चर था, उसमें हमारा जो 16th पॉइंट था वो हम आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन एम्ब्रॉयडरी के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी लोग ये जो टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड इन एम्ब्रॉयडरी का ये जो टॉपिक है, ये आप फर्स्ट ईयर में पहले ही पढ़ चुके हैं, बट एक जनरल वी वांट टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स अगेन, क्योंकि जब हम थर्ड ईयर में भी करते हैं तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना ये फर्स्ट ईयर की बेसिक एम्ब्रॉयडरी में था। सबसे पहले हम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स का अर्थ होता है औजार और इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। इसका मतलब है अ डिवाइस और इम्प्लीमेंट, especially one hold in the hand, used to carry out a particular function. एक उपकरण या कार्यान्वयन विशेष रूप से हाथ में एक पकड़ एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। Tools and equipments are the two words that are often used synchronously, mainly due to the similarities of the meaning. A tool can be any item that is used to achieve a goal. औजार और उपकरण दो शब्द हैं जो अक्सर तुलनात्मक रूप से उपयोग किए जाते हैं। मुख्यतः उनके अर्थ की समानता के कारण एक उपकरण कोई भी आइटम हो सकता है जिसका उपयोग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो बेसिक जो टूल्स एंड इक्विपमेंट का जो मेन गोल है या उसका जो मुख्य उद्देश्य है या लक्ष्य है, वो यही है कि हमें उससे क्या चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं। दोनों का जो गोल होता है वो एकदम से समान होता है। देन नेक्स्ट इज इक्विपमेंट। क्या होता है? इक्विपमेंट यूजुअली डिनोट्स अ सेट ऑफ टूल्स that are used to achieve a specific objective. अर्थात उपकरण आमतौर पर एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के एक सेट को दर्शाता है। फिर हम पढ़ेंगे इन इक्विपमेंट देयर इज अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ मैकेनिकल, whereas a tool can be non-mechanical. The tool is designed in such a way that they can be used for the multiple purpose, but the equipment is designed only for a specific task. अब हम इसमें और अगर हम इसको स्पेसिफाई करके पढ़ने की कोशिश या समझने की का प्रयास करेंगे तो इसमें ये है कि उपकरण में यांत्रिक का एक निश्चित पहलू होता है, जबकि एक उपकरण गैर यांत्रिक हो सकता है। उपकरण को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उनका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन उपकरण केवल एक विशिष्ट कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं, अभी हम इतना हमने गो थ्रू किया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो टूल्स में जैसे कि हम एम्ब्रॉयडरी में ले सकते हैं कि हमारी जो टूल्स होते हैं जैसे कि सिजर है, नीडल्स हैं, थिम्बल है, सीम रिपर है, दीज ऑल आर द बेसिक टूल्स, जिसके बिना हमारा जो कार्य है, जो हमारा मेन गोल है, वो संपूर्ण नहीं हो पाता है। और इक्विपमेंट का मतलब होता है विच इज़ मेन, उसका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो फुलफिल करता है। जस्ट लाइक इफ़ यू रियली वांट टू डू, जैसे कि मशीन है, स्विंग मशीन है, तो स्विंग मशीन क्या करता है, उसको इक्विप करता है, यानी एक प्रकार का उपकरण होता है। और नीडल एक प्रकार का औजार हो गया।
तो इन दो शब्दों में हमें थोड़ा सा, कई बार हमें इसमें समानताएं भी दिखती हैं और हमें इसमें कुछ जो अंतर होता है उसे भी हमें स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। अब हमने एक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बाद हम मटेरियल पढ़ेंगे। मटेरियल से तात्पर्य है यहाँ पर सामग्री, द मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज और कैन बी मेड। तो एक वह वस्तु जिससे हम कुछ बनाते हैं या उस जो कुछ भी उससे बनाया जा सकता है। मटेरियल्स आर द इनपुट्स टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और मोर कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स। सामग्री उत्पादों या अधिक जटिल सामग्रियों के उत्पादन के लिए विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए एक निवेश है। तो जो मटेरियल है, एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी जो निर्माण प्रक्रिया है जिसमें हमें कोई उत्पाद को बनाना होता है या उसको उत्पादित करना होता है, तो उसमें हम जो भी सामग्री लगाते हैं, क्योंकि बिना सामग्री के कोई भी उत्पाद निर्मित नहीं किया जा सकता, इसीलिए वे सभी मटेरियल्स में आएंगी। जैसे कि अगर हम जब एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो हमारे को एक फैब्रिक की आवश्यकता होगी, उसके ऊपर हमें धागा चाहिए होगा या बटन्स हमें कुछ लगाने हैं, तो ये सब क्या है, सामग्री के अंतर्गत हम इसे सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताना चाहूँगी, जो एक सामान्य हमारे जो टूल्स हैं, और ये जो हैं ये हमारी सुइंग में भी काम आते हैं, और ये एक मल्टीपर्पज़ हमारे टूल्स होते हैं जो कि सुइंग में भी आते हैं, एम्ब्रॉयडरी में भी काम लिए जा सकते हैं, या और भी अन्य प्रकार के जो हमारे विषय होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग में ये जो टूल्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि पहला हम ले लेते हैं बेंड हैंडल शेयर्स। बेंड हैंडल शेयर्स को आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। इसका जो एक हैंडल है जो ऊपर की तरफ, यानी कि दो ब्लेड्स होते हैं जिनके बीच में एक नट लगा होता है, और ये इन दोनों ब्लेड्स को जॉइन करता है। एक ब्लेड जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और जो ऊपर वाला जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल से अधिक होता है। आप इसको देख सकते हैं, तो 90 डिग्री, और ये बेंड हैंडल शेयर्स होते हैं, और इनका अधिकतर प्रयोग जो है वो वस्त्र काटने के लिए किया जाता है। दूसरी है जैसे एम्ब्रॉयडरी सिजर्स है। एम्ब्रॉयडरी सिजर्स जो हैं वो अधिकतर आप देखेंगे इसमें दोनों जो हैं ब्लेड्स सामान्य एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, आप ये भी देख सकते हैं, और इसके जो हैंडल्स के बीच में एक छोटा सा गैप दिया गया है। एम्ब्रॉयडरी सिजर्स का अधिकतर प्रयोग धागों को कट करने के लिए या कोई भी चीज़ ट्रिम करने के लिए किया जाता है। थर्ड है नीडल थ्रेडर। नीडल थ्रेडर का प्रयोग तब किया जाता है जब नीडल के आई में हमें धागा पिरोना होता है। तो नीडल थ्रेडर को क्या किया जाता है, इसके आगे एक वायर है लगी हुई, उस वायर और ये जो पीछे का जो हिस्सा होता है इससे हम अपने हाथों में ग्रिप, एक तरह का हैंडल है, और ये जो आगे वाली वायर होती है ये बहुत ही फाइन होती है, इसे नीडल की आई के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और इस लूप के अंदर हम धागे को डालते हैं। तो जैसे ही हम इसको इसमें पिरोते हैं, और जैसे ही हम इसको नीडल की जो आई में से जब हम इसको वापस से पुल करते हैं, पुल बैक करते हैं, तो नीडल में की आई में ऑटोमेटिक जो है धागा डल जाता है। तो ये एक तरह का मतलब है, इट इज़ अ थ्रेडिंग टूल है, इट्स अ थ्रेडिंग टूल है जो कि हम नीडल में आसानी से कर सकते हैं। फिर है हमारा रूलर जिसे हम स्केल भी कहते हैं, जो कि लगभग 12 इंचेस का, या फिर हम 6 इंचेस है, 12 इंचेस, 18 इंचेस, आवश्यकता के अनुसार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस स्केल पे हम दो साइजेस जो होते हैं वो मेंशन होते हैं। एक इंपीरियल में होता है जो कि इंचेस होता है, और मेट्रिक में यानी सेंटीमीटर्स होता है। तो सेंटीमीटर्स में 10 फ्रैक्शंस को लिया जा सकता है, आप इसमें देख सकते हैं, और इंचेस में हमारे 8 फ्रैक्शंस या 16 फ्रैक्शंस को शो किया जाता है।
और इसका है कि स्ट्रेट लाइंस को आपको ड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा ड्रेस मेकर पिन्स है। ड्रेस मेकर पिन्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिन्स होते हैं। जब हम कोई 2 लेयर्स को बाइंड करने का प्रयास करते हैं, तो बास्ट करने का भी कर सकते हैं, तो तब हमें ड्रेस मेकर पिन्स की आवश्यकता होती है। और कई बार जैसे हम ट्रेसिंग के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पस कार्य के में यूज़ होता है। ये जो पिन्स होते हैं ये बिल्कुल सिमिलर टू ऑल पिन्स ही होते हैं, बट इनकी जो लंबाई होती है वो अधिक होती है ऑल पिन से। ऑल पिन की जो लंबाई होती है वो काफ़ी छोटी होती है, और जो ड्रेस मेकर पिन्स होते हैं वो थोड़े लंबे और फाइन होते हैं, और इनके एक एंड पे कलरफुल बॉल लगा होता है, यानी बीड लगा होता है। और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ये कलरफुल बीड्स का भी एक रीज़न बिहाइंड ये है कि जब हम ये पिन्स को लगाते हैं तो कंट्रास्ट कलर में हम लगाएंगे, यानी फैब्रिक के कंट्रास्ट कलर में। नहीं तो क्या होगा, विजिबिलिटी जो होगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो हमारे को अगर हमारे को ये हमारे हाथ में ये चुभ भी सकती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेड कलर का हम फैब्रिक यूज़ करें एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो हम इसमें येलो या वाइट कलर के पिन्स का प्रयोग करें। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमने यहाँ पर बास्ट किया है। जैसे हम लोग बास्टिंग जब करते हैं, थ्रेड बास्टिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम कंट्रास्ट कलर का थ्रेड यूज़ करते हैं। तो सेम थिंग द पिन्स में भी यही यूज़ होता है। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द डेकोरेटिव पर्पस, इट इज़ हैविंग अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस बिहाइंड इट, टू हैविंग अ कलर्ड बीड्स ऑन द एंड। और ये जो बीड्स हैं ये क्या करते हैं, ये पिन्स को जब हम बास्टिंग करते हैं तो इसको उसमें से निकलने के लिए भी प्रिवेंट करते हैं। तो एक साइड से वो बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, एक तरह से लॉक हो जाता है, और एक एंड पे उसका पॉइंट आ जाता है। तो ये जो है इस टाइप के हमारे ड्रेस मेकर पिन का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारे आता है लिक्विड मार्किंग पेन है। ये एक ऐसा मार्किंग पेन है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे हम जैसे स्केच पेन्स भी कह सकते हैं। और ये मार्क्स जो है ये परमानेंट मार्क्स होते हैं। तो ये लिक्विड मार्किंग पेन्स हैं। कोई भी चीज़ हमें मार्क करनी हो तो हम इस पेन का प्रयोग करते हैं। और इसकी जो इंक होती है वो डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल होता है, और इन्हें हम स्केच पेन या फेल पेन्स भी कहते हैं। दूसरा है हमारा ड्रेस मेकर्स पेंसिल है। ड्रेस मेकर पेंसिल्स में ये पेंसिल्स जो हैं अधिकतर टेलर्स के द्वारा प्रयोग की जाती है। और ये पेंसिल्स क्या हैं, इनकी जो आगे का ये इरेजेबल है। तो अगर आप इस पर कोई मार्किंग करते हैं, ये भी डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है, तो आप इसको मार्क करके एंड आफ्टर सम टाइम्स या वॉशिंग में लॉन्ड्री जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मार्क्स हमारे इरेज हो जाएंगे। और लेकिन ये इजीली जैसे डस्ट होके नहीं निकलेंगे, तो इसको करने के लिए ये धीरे धीरे हो जाएंगे। जैसे कार्बन पेपर में मार्क्स रह जाएंगे, लिक्विड मार्किंग पेन्स में भी मार्क्स रह सकते हैं, बट ड्रेस मेकर पेंसिल्स में ये मार्किंग पेंसिल्स ही हैं एक प्रकार की, और इनमें जो मार्क्स हैं वो आसानी से निकल सकते हैं। और इसके आप एंड में देख सकते हैं एक ब्रश भी है। तो ये थोड़ा सा जो पेंसिल है, ये जो इसका ये क्या है, थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा पाउडरी इफेक्ट में होता है। देन थर्ड है टेलर्स चॉक पेंसिल। अब जो टेलर्स चॉक पेंसिल है उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें चॉक जो होता है वो उसको कंप्रेस करके, यानी जो चॉक पाउडर होता है उसको कंप्रेस करके और एक लेड का फॉर्म दिया जाता है, और उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो जैसे हमारा जो टेलर्स चॉक हम लोग ड्रेस मेकिंग पेन्स में, जैसे हमें कोई मार्क करना है, जब हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सूट बनाना है और उसमें मुझे नेकलाइन वाले एरिया में करना है, तो कटिंग करने से पहले मैं नेकलाइन मार्क करूँगी, आर्म होल्स मार्क करके, और नेकलाइन को मार्क करने के लिए फिर मैं टेलर्स चॉक पेंसिल्स का या फिर हम ड्रेस मेकर पेंसिल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये टेम्प्रेरी मार्क्स इनसे लगाए जाते हैं, इन दोनों पेंसिल से। ऊपर फर्स्ट वाले में परमानेंट मार्क्स होते हैं, और सेकंड वाले में और थर्ड वाले में टेम्प्रेरी मार्क्स होते हैं विच आर इजीली इरेजेबल। देन कम्स द स्टिच रिपर। स्टिच रिपर्स आर ऑल्सो नोन एज सीम रिपर्स। आप इसमें पिक्चर में देखेंगे कि इसका एक हैंडल होता है, और आगे की तरफ एक आपने देखा होगा एक फोक की तरह इसमें होता है, एक छोटा
कट है और उस पे ऊपर एक क्या करते हैं, एक बीड लगा देते हैं, जिससे हमारे को कोई भी हमारे हाथों में कट ना आ जाए इसलिए। और इन दोनों फोक के, ये एक बड़ा फोक है, एक पॉइंट है और एक छोटा पॉइंट है, इसके बीच में एक हम देख सकते हैं एक ब्लेड होता है। तो जब हम बड़े वाले को सीम के अंदर, सीम के नीचे से जब हम उसको लेते हैं तो वो ब्लेड क्या करता है, जैसे ही उसके किनारे पे आता है वो उसको सीम को कट कर देता है। तो ये जो ब्लेड्स हैं ये उसको रिप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हमारे पास अनवांटेड हमने कोई अगर स्टिचेस यूज़ कर लिए हैं तो उनको हमको हटाने के लिए हमें ट्रिमिंग सिजर्स की बजाय हमें सीम रिपर का प्रयोग करना चाहिए, और ये हमारे फैब्रिक को डैमेज नहीं करता है और ये उसको प्रिवेंट करता है। देन कम्स हमारा टेप मेजर। टेप मेजर जो है वो भी ये एक फ्लेक्सिबल, ये भी एक प्रकार का रूलर है या स्केल आप कह सकते हैं, और इसका भी जो प्रयोग किया जाता है लाइक फॉर द मार्किंग पर्पस के लिए। वन साइडेड इंचेस है, वन साइडेड सेंटीमीटर्स मार्क किए हुए होते हैं, और ये एक रोल के फॉर्म में आता है। तो आपको जब मीटर्स में कोई चीज़ मेजर करनी होती है तो तब आप इसका प्रयोग करते हैं। देन कम्स अ थिम्बल। थिम्बल जो होता है व्हेन आप जब एम्ब्रॉयड्री करते हैं और आप बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयड्री करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप कम करें चाहे अधिक करें, आपको थिम्बल को पहनना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये आपकी उंगली को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि नीडल का जो बैक वाला पार्ट होता है या फ्रंट वाला पार्ट होता है, पॉइंट जो होता है, वो हमारी फिंगर में होल्स कर सकते हैं। इसीलिए हम थिम्बल का प्रयोग करते हैं, जिससे वो हमारी फिंगर्स में होल्स या उसको डैमेज कर, स्किन को डैमेज ना करें, इसलिए हम थिम्बल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि फ्रेम्स के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह के हमने फ्रेम्स लिए हैं, एक स्क्वायर और एक राउंड या ओवल भी कह सकते हैं। तो ये जो राउंड होते हैं इन्हें हम कहते हैं हुप्स। एक्चुअली में ये हुप्स होते हैं, मतलब जो भी राउंड चीज़ होती है उन्हें हम हुप्स कहते हैं। तो हुप्स को, ये जो वुडन हुप्स होते हैं ये वुड के बने हुए होते हैं, और इनका जो डायामीटर होता है वो 12 to 32 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि 4.5 इंच से 13 इंचेस तक होता है। और ये छोटे कार्य करने के लिए, यानी कि एम्ब्रॉयडरी का जो छोटा काम होता है उसको काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ही लाइट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, और इजीली हम इसको वन हैंड में हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेटेड है, और एक हाथ से हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं और एक हाथ से हम इसको होल्ड कर सकते हैं। और हमको ज़्यादा इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपको ये पता है कि ये राउंड जो हुप्स हैं, ये इनको हम टैम्बूर फ्रेम्स भी बोलते हैं। दीज आल्सो नोन एज अ टैम्बूर फ्रेम्स। और ये जो टैम्बूर फ्रेम्स हैं, इसके में दो रिंग्स होती हैं, एक इनर रिंग होती है, एक आउटर रिंग होती है। इनर रिंग इज़ वेरी सॉलिड होती है, और एक टेंशन स्क्रू होता है जो कि आउटर रिंग पे लगा हुआ होता है, और उसका कार्य होता है कि वो टाइटनिंग करने के लिए आता है, यानी कि टॉट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जैसे जब हमें फैब्रिक को हम इन दो रिंग्स के बीच में फिक्स करते हैं, तो जो इनर रिंग होती है वो फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे लगाई जाती है, और जो आउटर रिंग होती है वो फैब्रिक के राइट साइड पे लगाई जाती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फैब्रिक को पुल करते हैं। पुल करने के बाद हम उस स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो हमें क्या होता है, उसमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए, यानी स्लैकनेस जो है वो फैब्रिक में नहीं होनी चाहिए रिंग्स में। तो मतलब फैब्रिक में स्लैकनेस होगी तो एम्ब्रॉयडरी करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अवॉइड करने के लिए वी यूज़ द स्क्रू टू टाइटन इट। फिर हमारे आते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फ्रेम्स। इनका अधिकतर प्रयोग कैनवस एम्ब्रॉयडरी में या हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट जब हम करते हैं तब हम इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फ्रेम्स का प्रयोग करते हैं। And actually these are known as frames, and the round one and the oval ones are known as
हुप्स। तो ये जो फ्रेम्स होते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं और स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं। कैनवस एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक स्ट्रेचर फ्रेम्स होते हैं और एक होता है आपका स्क्रॉल फ्रेम। तो स्ट्रेच फ्रेम्स में क्या होता है कि इसमें हम फैब्रिक को स्ट्रेच करके और इसमें हम लगा देते हैं, और इसमें जब हम फैब्रिक को लगाते हैं तो एक स्लॉट बना होता है कॉर्नर्स पे, उसमें इनको हम कॉर्नर्स को स्लॉट में फिक्स कर देते हैं। और जो स्क्रॉल फ्रेम्स होता है उनकी जो इनकी चौड़ाई जो होती है, जो विड्थ होती है, वो भी बहुत ही डिफरेंट विड्थ में अवेलेबल होता है। और स्क्रॉल फ्रेम में क्या होता है कि जब हमको एक बहुत लंबा कंटिन्यूस कोई पैनल में एम्ब्रॉयडरी करनी होती है तब हम स्क्रॉल फ्रेम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक कुछ स्क्रूज होते हैं साइड में लगे हुए होते हैं, और जैसे जैसे पहले हम उसको स्ट्रेच करके और जैसे जैसे हमारा वर्क होता जाता है हम उसको जैसे हमारे लूम की तरह हम कपड़े को क्या करते हैं उसमें स्क्रॉल करते जाते हैं। तो वो ऊपर एक एंड क्या करता है, कपड़े को रिलीज करता है और दूसरा उसको टेकअप करता है। तो ये स्क्रॉल फ्रेम का काम होता है जब व्हेन यू आर डूइंग अ वेरी बिग वर्क। अब हम पढ़ेंगे नीडल्स के बारे में। तो नीडल्स हमारा एक बहुत ही मुख्य टूल है जिसके बिना हम एम्ब्रॉयडरी करना असंभव होता है। और नीडल का जो करेक्ट चॉइस जो है वो बहुत ही आवश्यक है किसी भी प्रकार की एम्ब्रॉयडरी या नीडल पॉइंट वर्क करने के लिए। और मुख्यतः हम कहेंगे कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नीडल्स, बट 5 different types of needles are basically used for decorative stitchings. ईच और हर एक का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है और डिफरेंट रेंज में आती है ऑफ थिकनेस एंड लेंथ, एंड सिलेक्टेड वन दैट कैन बी थ्रेडेड इजीली एंड passes smoothly through the fabric without snagging the thread. तो हमारी जो नीडल है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो हमारे फैब्रिक में आसानी से पास थ्रू हो जाए बिना किसी, और धागे में भी जब धागा भी उसके साथ पुल किया जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ नीडल्स को शो किया है। सबसे पहला है शैनली या चैनली नीडल्स हैं जिनके बहुत ही शार्प पॉइंट्स होते हैं, और इनका कार्य जो होता है हैवी प्लेन वीव फैब्रिक पे किया जाता है, और जो धागे होते हैं वो बहुत ही थिक प्रयोग किए जाते हैं। देन कम्स द टेपेस्ट्री नीडल्स, और ये ब्लंट एंडेड होती हैं, पॉइंट्स होते हैं इनके, इनमें लॉन्ग ओवल आईज होती हैं, और ये इवन वीव फैब्रिक में एंड कैनवस पे इसका प्रयोग किया जाता है। और कभी इंटरलेसिंग के लिए या फिर पुल्ड वर्क में, ड्रॉन थ्रेड वर्क, इन टाइप के वर्क्स में इसका सबसे अधिक किया जाता है। बिकॉज जो टेपेस्ट्री नीडल होती है वो थ्रेड को स्प्लिट होने से और थ्रेड को भी स्प्लिट होने से बचाती है, और प्लस फैब्रिक के जो वॉप एंड वेव थ्रेड हैं उनको भी स्प्लिट होने से बचाती है। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट एम्ब्रॉयडरी के लिए होती है जब हम इसको हम कैनवस वर्क में यूज़ करते हैं। देन द कम्स द क्रूवल नीडल। क्रूवल नीडल जैसे ही वर्ड से ही पता है, इट्स अ वेरी वर्सटाइल नीडल, और इसका जो प्रयोग होता है अधिकतर हम क्रूवल एम्ब्रॉयडरी में प्रयोग करते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ सरफेस एम्ब्रॉयडरी। और इसका जो है हम अधिकतर सभी प्रकार की एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस में इसका यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही लंबी होती है और इजीली थ्रेडेड आईज होती हैं इसकी, और इसमें हम 1 या 1 से अधिक स्ट्रैंड्स का प्रयोग कर सकते हैं, यानी थ्रेड्स के स्ट्रैंड्स को हम इजीली इसमें हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। फिर आता है 4th टाइप की शार्प्स हैं, विच आर मेनली यूज फॉर हैंड स्विंग। जो शार्प्स होती हैं उनका अधिकतर प्रयोग हैंड स्विंग के लिए किया जाता है, क्योंकि जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो हमारी हैंड स्विंग भी जो है वो भी उसके साथ सम्मिलित की जाती है। जैसे कभी कोई हमें मार्किंग करने के लिए, अगर हमें मार्क करना है, जैसे किसी वेलवेट पे हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो हमें टैगिंग के लिए फिर हम शार्प्स नीडल का प्रयोग करेंगे। बट और इसके बाद हमारा आता है 5th टाइप की है, जिसे हम कहते हैं बिटवीन नीडल्स। और ये जो है जैसा कि इसका नाम से ही है, ये बेसिकली यूज फॉर द क्विल्टिंग पर्पस।
एंड दे आर वेरी आइडल, इवन आइडल फॉर द फाइन स्टिचिंग ऑल्सो। और जैसे हम फ्रेंच नॉट्स बनाते हैं, इस टाइप की नीडल्स में भी, वर्क में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। तो अब आप ये देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से थ्रेड्स यूज़ होते हैं, बिकॉज थ्रेड्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स में लाइक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड कम्स इन अ वेरी डिफरेंट कलर्स, और बहुत ही उनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, टेक्सचर्स में भी और उसके वेट में भी। और ये डिफरेंट पैकेजेस में भी अवेलेबल होता है। और जो भी, अब हम जब भी कोई सिलेक्शन करते हैं तो जो धागे की जो थिकनेस होती है वो स्टिच की साइज़ और शेप का निर्धारण करती है, यानी वो उसको एक्सप्रेस करती है। और हर एक का एक डिफरेंट अपीयरेंस आता है, मतलब जैसे ही आप स्ट्रैंड्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, यानी जब हम उसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है। और हमने यहाँ पे जैसे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के हमने थ्रेड्स यूज़ किए हैं, विच कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फाइबर कंटेंट ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जांपल सिल्क्स हैं, कॉटन है, और क्या कहते हैं, सिल्क में भी हम कह सकते हैं स्ट्रैंडेड सिल्क होती है, सिल्क फ्लॉस भी हो सकता है। और कॉटन्स में भी हम कह सकते हैं, जैसे पर्ल कॉटन है, पर्ल कॉटन मतलब वो पर्ल्स जैसा उसका इफ़ेक्ट आता है। देन टिपेस्ट्री वूल भी आता है काम में। और जैसे वूल है, वूल में जो होता है थिकेस्ट वूल होती है, जैसे 4 प्लाई टिपेस्ट्री यूज होती हैं, और इसमें 10 to 14 काउंट कैनवस में इसका प्रयोग किया जाता है। और सेवरल स्ट्रैंड्स को यूज़ करते हुए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ ऐसे थ्रेड्स भी हैं जैसे फ्लावर थ्रेड्स हैं, और स्ट्रैंडेड कॉटन है, सिल्क रिबन्स भी यूज़ कर सकते हैं, मेटालिक थ्रेड्स, सॉफ्ट कॉटन, फिर हम डिफरेंट टाइप के सिल्क थ्रेड्स, क्रूवल वूल भी यूज़ करते हैं, एंड पर्शियन वूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत तरह के हम एम्ब्रॉयडरी में धागों को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको फैब्रिक्स के बारे में बताऊंगी कि जो फैब्रिक हैं वो कितने प्रकार के जो है मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के हमने फैब्रिक्स और कैनवसेस को डिस्प्ले किया है। हम कोई भी जब स्टिचेस बनाते हैं वो हम किसी भी फैब्रिक पे हम बना सकते हैं। एनी स्टिचेस कैन बी वर्कड ऑन एनी फैब्रिक, और बट देर इज़ अ वाइड रेंज डिज़ाइन स्पेशली फॉर द एम्ब्रॉयडरी। तो जैसे वुवन फ्रॉम द कॉटन ऑन लिनन एंड द स्क्वायर मैश प्रोड्यूस रेगुलर इवन स्टिचेस। सो फैब्रिक्स जो होते हैं दे आर गॉज बाय द काउंट, और नंबर ऑफ थ्रेड्स टू एवरी 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच में कितने हैं, जितने ज़्यादा अधिक धागे होंगे उतना ही वस्त्र जो होगा वो फाइन होगा, और जितने कम होंगे ऑटोमेटिकली वो कोर्स फाइबर में आएगा। तो हम 3 तरह के फैब्रिक्स का यहाँ पे प्रयोग करते हैं एम्ब्रॉयडरी में। जैसे कि एक फाइन फैब्रिक्स होते हैं जिनका जो थ्रेड काउंट होता है वो बहुत अधिक होता है, और मीडियम होता है, और कोर्स होता है। तो जैसे हम यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट सिंगल थ्रेड, इवन वीक फॉर काउंटेड थ्रेड के लिए यूज़ करते हैं, पुल फैब्रिक के लिए, ड्रॉन थ्रेड वर्क के लिए, और जो जैसे डबल थ्रेड वाला जो होता है वो आयडा, बिनका और हार्डेंजर्स के लिए, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड क्रॉस स्टिचेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और कैनवस फॉर नीडल पॉइंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फैब्रिक्स को भी हमने कितने पार्ट्स में हम क्लासिफाई किया, क्योंकि सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में क्या है कि ट्रेडिशनल एंड टिपिकल एम्ब्रॉयडरीज को हम पढ़ेंगे, तो इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स के गो थ्रू होना पड़ेगा। अभी हमने बेसिक स्टिचेस में इतना हमने उसको नहीं देखा, हमने उसको इतना प्रयोग नहीं किया, बट अब हम जब करेंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स को यूज़ करेंगे। जैसे कैनवस है, कैनवस फैब्रिक यूज़ करेंगे जिसमें हम बोथ सिंगल एंड डबल वीव होता है, और ये बहुत ही विभिन्न प्रकार के भार में अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर हमारा इवन वीव फैब्रिक होता है,
और जिसका जो गेज होता है वो 8 to 10 to 36 काउंट होता है और बहुत ही विभिन्न प्रकार के रंगों में और टेक्सचर्स में अवेलेबल होता है। फिर प्लेन वीव फैब्रिक्स हैं, आप ये देख सकते हैं, जिसमें हम लिनन है, फेल्ट है, सिल्क टैफेटा है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइप्ड में यूज़ कर सकते हैं, गिंगहैम्स पे कर सकते हैं, वुवन बैंड्स पे भी एम्ब्रॉयडरी किया जाता है। और फिर हार्डेंजर फैब्रिक्स हैं, सिंगल थ्रेडेड इवन वीव, बिंग का एडा क्लॉथ, ये बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो है फैब्रिक्स का एम्ब्रॉयडरी में प्रयोग किया जाता है। अब जो 16th पॉइंट हमारा आता है वो आता है मोटिव्स एंड पैटर्न्स। तो मोटिव्स एंड पैटर्न्स में हम देख सकते हैं कि जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो उसके लिए हमको क्या बनाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम कोई क्या ट्रेस करेंगे, हम क्या बनाएंगे, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मोटिव्स एंड पैटर्न्स। तो मोटिव्स एंड पैटर्न्स के लिए हमको मोटिव एक बेसिक यूनिट होता है तो ऑफ एनी गिवन पैटर्न, और जो पैटर्न होता है अरेंजमेंट ऑफ मोटिव इन अ गिवन एरिया होता है। और जैसे आप ये ओवल शेप में आप देख सकते हैं कि जो छोटा सा बूटा है बना हुआ, ये मोटिव है, और इसको जब हम रेगुलर इंटरवल्स पे हमने इसको अरेंज किया हुआ इसमें दिख रहा है, तो ये क्या है, पैटर्न बनाता है। तो ये ब्लॉक पैटर्न में इसको हम, इनके नाम होते हैं, हाफ ब्लॉक में बनाया है या इसको ब्लॉक पैटर्न में बनाया है। और जैसे ऊपर वाले में हम देख सकते हैं इंडिविजुअल मोटिव्स को हम देख सकते हैं। तो ये जो मोटिव्स हैं, ये इनको अरेंज करके एक पूरा पैटर्न बनाया गया है। तो आप इसमें मोटिव्स एंड पैटर्न्स जो है, बहुत मोटिव्स जो होते हैं वो एक सिंगल यूनिट ऑफ एनी गिवन पैटर्न है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, और पैटर्न जो है अरेंजमेंट ऑफ मोटिव्स इन अ गिवन एरिया। ठीक है, पैटर्न फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं। फॉर्मल वो होते हैं व्हेन दे आर अरेंज एट अ रेगुलर इंटरवल्स, जैसे कि ये ओवल वाली शेप में दिखाया गया है। और आप यहाँ पे एक साइड में ये देख सकते हैं, और ये बर्ड्स हैं, ये जो देख सकते हैं, ये सब क्या है, इरेगुलर यानी कि इनफॉर्मल पैटर्न्स हैं ये, क्योंकि इसमें क्या है, सिमेट्री नहीं है। इसको अगर हम बीच में से डिवाइड करें, दे आर नॉट सिमेट्रिकल। तो इस तरह से हमारे मोटिव्स एंड पैटर्न्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।